तो हेलो यार, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से YouTube चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का फोर्थ लेक्चर। कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं आज हम? फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी। इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो थी हिस्ट्री ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टेड वीडियो थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कूलम्स लॉ के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम डिटेल में? कूलम्स लॉ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ की हेडिंग के साथ। तो सारे के सारे यहां पर हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ। मजा आएगा भाई, अब तो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, कैलकुलेटिव वाला पार्ट आएगा। अब न्यूमेरिकल्स करने में मजा आएगा। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम? कूलम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये जो कूलम्स लॉ होता है ना, एक मिनट मेरे को चेक करने दीजिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आ रहा है, चलो। तो देखो, ये जो कूलम्स लॉ होता है ना हमारा, ये एग्जैक्टली सेम होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जैसे। है सर, सेम होता है एकदम? हाँ, एकदम सेम होता है। जब 11th में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बोला होगा कि बेटा अब ग्रेविटेशन अच्छे से कर लो, आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। उसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली होता यह है, जो कूलम्स लॉ है ना, एग्जैक्टली सेम है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जैसे। हाँ जी, लिखते हैं इस चीज को, ये जो कूलम्स लॉ है हमारा, ये सेम एज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है। सेम एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर एकदम सेम है, एकदम। अरे रुक जाओ, बताने दो। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन था, ये किसके बीच में लगता था? मासेस के बीच में लिखता था। ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, किसके बीच में लगता था? बिटवीन मासेस। दो मास होते थे हमारे पास, m1 एंड m2, और उसके बीच में क्या निकालते थे हम? फोर्स निकालते थे। अब ऐसे ही जो कूलम्स लॉ है ना हमारा, ये किसके बीच में लगेगा? चार्ज के बीच में लगेगा। किसके बीच में लगेगा? बिटवीन चार्जेस। तो यहां पर लिखना, ये बिटवीन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? बिटवीन चार्जेस। आप पूरा लिखना अपनी कॉपी में, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। कूलम्स लॉ हमारा किसके बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में लगता है। अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन था, इसमें हम फोर्स निकालते थे दो मास के बीच में, वो कैसे नेचर का होता था? नेचर नेचर मतलब अट्रैक्टिव होता था या फिर रिपल्सिव होता था? सर अट्रैक्टिव होता था, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता था। तो ये जो फोर्स होता था हमारा दो मासेस के बीच में, ये कैसा होता था? अट्रैक्टिव होता था। कैसा होता था हमारा? अट्रैक्टिव होता था। पर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन भी होता है। मैंने माना पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। बट पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव इसलिए था क्योंकि मास तो एक ही है ना भाई, मास तो दो नेचर का नहीं है। बट चार्ज हमारा दो नेचर का है, या दो टाइप का बोल सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है ना, वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों लगता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों टाइप का यहाँ पर फोर्स लगता है। अब देखना, ये जो कूलम्स लॉ होता है ना, ये सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। मान लो एक बॉडी ये रखी है, एक बॉडी ये रखी है, ये फोर्स पता है कहां पे लगेगा? इनके एग्जैक्टली सेंटर पे। कहां पर लगेगा? एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर ये रहा, ठीक है, और एक स्फीयर ये रहा। मान लीजिए मैंने इसमें कुछ Q1 चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया मैंने? Q1 चार्ज दे दिया। और इस वाले स्फीयर पे चार्ज दे दिया कुछ Q2। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो सेंटर टू सेंटर लगेगा। कैसे लगेगा? सेंटर टू सेंटर। तो ये जो कूलम्स लॉ होता है ना हमारा, कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में भी तो यही पढ़ा था। मास पे कहां पे फोर्स लगता है? एग्जैक्टली सेंटर पे फोर्स लगता है, सेंट्रल फोर्स। तो ये सिमिलैरिटीज हैं कूलम्स लॉ के बीच में और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में। सेंट्रल फोर्स है, चलो ये समझ आ गया। और जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, यानी कि जो लाइन इनके सेंटर को जोड़ रही होगी ना, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। मान लीजिए अगर मैं देख रहा हूं Q2 चार्ज और Q1 चार्ज है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2, तो रिपेल करेंगे।
तो ये जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के या तो इस तरफ लगेगा या तो इसी लाइन के इस तरफ लगेगा। अभी दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, पॉजिटिव है दोनों। तो Q2 Q1 पे कहां फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ पे फोर्स लगाएगा। ये मैंने लिख दिया फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस तरीके से लिखते हैं हम फोर्स को। जो पहले लिखते हैं उस पे फोर्स लग रहा होता है और जो बाद में लिखते हैं उसकी वजह से लग रहा होता है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये मैंने लिख दिया। और ये कहां पर लग रहा है, ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग लग रहा है। ऐसे ही अगर हम Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लिखें तो यहां पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये भी क्या लग रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लग रहा है। तो यहां पर लिखना इट एक्ट्स along the line joining, along the line joining। आई थिंक इसमें ना आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी नहीं, कोई भी डिफिकल्टी यहां पर आनी नहीं चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही सेम फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। यानी कि यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेरा फोर्स होगा 1 पे ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के बराबर। यानी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये जो फोर्स होता है ना हमारा, कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज कूलम्स फोर्स, इसकी बात कर रहा हूं। ये जो कूलम्स फोर्स होता है ना, इसमें हम ये चीज लिख सकते थे कि दोनों का फोर्स बराबर है। तो ये जो है ना, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर भी सिमिलैरिटी आती है। तो यहां पे लिखना, न्यूटन्स लिख दिया मैंने पहले, यहां पर लिखना फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता था भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो कहता था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया कुछ है, तो Q2 ने भी Q1 पे क्या लगा दिया, सेम फोर्स लगा दिया। यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसलिए अपोजिट बोला रिएक्शन को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव का मतलब अभी समझने की जरूरत नहीं है, वो 11th में समझना था अपने वर्क एनर्जी पावर में। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये जो हमारा कूलम्स लॉ है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, एक ऐसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक मिनट मेरे को चेक करने दीजिए कहां तक दिख रहा है। हाँ जी, विजिबल है। तो आप अच्छे से एक बार इसको नोट करिए जल्दी से, देन मैं इसको मिटाकर आपको एक बार फॉर्मूला बताता हूं कूलम्स लॉ का। जल्दी करिए नोट। हो गया होगा मेरे साथ साथ वैसे तो सबका, जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। डन। ठीक है, अब देखिए कूलम्स लॉ के बारे में ना मैंने और बातें आपको बतानी है। सबसे पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। मैंने बोला सिमिलैरिटी है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में और कूलम्स लॉ के बीच में। मेरे को इतना बता दो, ये जो ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला निकल के आता था, यानी कि फोर्स बिटवीन टू मासेस निकल के आता था, वो कितना आता था सर, ये फोर्स निकल के आता था F इक्वल्स टू में G मास नंबर 1 मल्टीप्लाई मास नंबर 2 और नीचे दोनों मास के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि दो मास के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता था। और अब आश्चर्य करेंगे, यही सेम फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का। तो यहां पर हम लिखेंगे, जब भी हमें फोर्स लिखना है बिटवीन टू चार्जेस, तो हम क्या लिखेंगे, F विल बी इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को मैं बताऊंगा, M1 M2 को कौन रिप्लेस करेगा, हमारे चार्ज रिप्लेस करेंगे। बताया था, ये लगता था मासेस के बीच में, कूलम्स लॉ लगेगा चार्जेस के बीच में। तो M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। और लेट सपोज Q1 Q2 के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, R दे रखा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का नीचे स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमारा कूलम्स लॉ भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर लिखना इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसको फॉलो करता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ को।
यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा, हमारा कम होता जाएगा। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। और इस फॉर्मूले से ना हमें ये भी चीज पता लग रही है कि हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट बिटवीन टू चार्जेस होता है। और जो हमारा फोर्स है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला बता रहा हूँ, ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और डिस्टेंस कौन सा है, दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर यहाँ पर हो चुकी होगी। और ये भी चीज आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं ये। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना अबाउट कूलम्स लॉ। ये जो कूलम्स लॉ होता है ना, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, छोटी रेंज में नहीं लगता। मतलब छोटी रेंज में भी लगता है, ऑब्वियस सी बात है, बट बड़ी रेंज में भी एक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखना लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा फोर्स होता है हमारा ये, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। और यहाँ पर ना कूलम्स लॉ के बारे में ना, कूलम्स लॉ लिख लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन मेडिएट करता था, यानी कि हमने ऐसा माना ना कि भाई एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बीच में तो ऐसी चीज होगी जो कि पकड़ के दूसरे मास को खींच रही है। तो हमने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स इज मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो मेडिएटेड बाय फोटोन होता है। तो यहां पर लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is mediated by is mediated by photon। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, किसके बारे में, हमारे कूलम्स लॉ के बारे में। ये जल्दी से नोट करिए, देन मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूं, क्या फॉर्मूला निकल के आता है कूलम्स लॉ का। देन मैं उस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म बताता हूं, समझाता हूं वेक्टर फॉर्म क्या होता है। जल्दी से नोट करो इस चीज को। जिसने कर लिया एक बार अच्छे से पढ़ लो उसको, नोट्स को पढ़ते रहो साथ साथ, बढ़िया रहता है, एक बार रिवीजन करते रहो। डन, चलिए बाकी स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ। एक मिनट, जस्ट एक मिनट देना मेरे को। हाँ जी, हो गया आप सबका, ठीक है, करते हैं आगे। एक्चुअली डस्टर चेंज करने गया था, मिट नहीं रहा उस वाले से, बड़ी दुविधा है भाई। कुछ दुविधा नहीं है भाई, मजे आ रहे हैं। चलो करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, हम पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। कूलम्स, क्या कर रहे हैं भाई साहब, गंदगी गंदगी। एक मिनट, हम क्या पढ़ रहे थे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इस फोर्स के बारे में हमें किसने बताया था, कूलम चाचा ने बताया था। तो एक्चुअली देखो, ये जो कूलम्स लॉ होता है ना, जैसे न्यूटन्स लॉ किसके लिए वैलिड था, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हर शेप की बॉडी पे लगता है, ऐसे ही हमारा जो ये वाला है कूलम्स लॉ जो लगेगा वो हर, कूलम्स लॉ नहीं बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हर शेप की बॉडी पे लगेगा, मतलब कैसे भी सिमेट्री पे लगेगा। बट एग्जैक्टली जो कूलम्स लॉ है ना, ये वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए या फिर स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता था। तो यहां पर लिखना ओनली वैलिड, कूलम्स लॉ की बात कर रहा हूं, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, only valid for point charge and spherical mass symmetry and spherical mass symmetry। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का प्रोडक्ट, एंड जो हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है। मान लीजिए यहाँ पर कोई Q1 चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पर कोई Q2 चार्ज रखा है, दो चार्ज रखे हैं मेरे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट से मैंने R बोल दिया, ठीक है। तो मैंने बोला फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है ना, जब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। सर ये तो सेम वैसे ही जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था हमने, जो फोर्स निकल के आता है दो मास के बीच में, यहाँ पर फोर्स निकल के आ रहा है दो चार्जेस के बीच में। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे ये जो K है, ये K होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या होता है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू तो बताओ सर, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू बता देंगे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? तो पहले बात तो देखो, ये जो K होता है ना, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो K को हम खोल के लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर K को तो आपने अच्छे से बताया नहीं अभी, और ये एप्सिलॉन नॉट और आ गए यहाँ पर फॉर्मूले में। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल लो, वैक्यूम बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। फ्री स्पेस या फिर क्या लिख लो इसकी जगह, वैक्यूम लिख लो। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं फ्री स्पेस की या वैक्यूम की, एक वैक्यूम वाला मेरे पास एरिया है, उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, मतलब एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उस एरिया से पास होने वाली। यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एबिलिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने की, उसी चीज को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिशन, परमिटिविटी, कितनी परमिशन दे रहा है वो एनवायरमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से पास होने के लिए, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी बोलते हैं। अभी जो K का फॉर्मूला है, K का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस K की जो वैल्यू निकल के आती है ना, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पर लिखता हूं नीचे मैं। इस जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। और इसकी यूनिट बता सकते हो आप मेरे को? अगर मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊं, मान लीजिए मेरे को K की यूनिट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, इस R स्क्वायर को ऊपर भेज दूं और Q1 इंटू Q2, Q के स्क्वायर को नीचे ले आऊं, तो उसकी यूनिट निकल के आएगी न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? कूलम का स्क्वायर। अगर मैं यूनिट देखूं तो सिर्फ यूनिट लिखी है ऊपर, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? कूलम का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है? तो K की वैल्यू आप याद रखना, बहुत ज्यादा काम आती है। क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जल्दी से नोट करो इस चीज को, देन हम आगे बढ़ते हैं। डन? चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग मिट जाती है बार बार, कोई बात नहीं, करते हैं इसका समाधान अभी। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। डन? तो चलिए अब देखते हैं हम आगे अपने ही फॉर्मूले को। हमने क्या लिखा? जो फोर्स निकल के आएगा दो चार्जेस के बीच में, मैंने लिखा था यहाँ पर लेट से कोई Q1 चार्ज है, छी यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ R। तो इनके बीच का जो फोर्स निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा? F इक्वल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। मैंने आप सबको K की वैल्यू बताई थी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, और यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। यहां तक चीजें आपको क्लियर है? अब आते हैं परमिटिविटी पे।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर क्या बोलेंगे भाई, वैक्यूम की परमिटिविटी है ये। अब देखिए अगर मैं परमिटिविटी की यहां से वैल्यू निकालूं तो देखो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई के। और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 4 पाई की वैल्यू रखकर, के की वैल्यू रखकर, तो ये वैल्यू निकल के आती है 8.85, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और आप यूनिट देख ही सकते हैं, जो के की यूनिट होगी एग्जैक्टली अपोजिट यूनिट किसकी होगी, हमारे एप्सिलॉन नॉट की होगी। तो इसकी यूनिट को लिख सकते हैं हम कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये जो यूनिट वाला खेल है ना, ये आप रट लो अगर रट सकते हो तो। मैं प्रेफर नहीं करता रटना, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला है ना हमारा मेन कूलम्स लॉ का, यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये पेपर में पूछी जाती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बार बार। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई, जल्दी से नोट करो। डन, ठीक है। अब देखिए हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, कौन सा फॉर्मूला सर? F इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये जस्ट सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? सिर्फ जस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसके डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी। ये तो मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या देखेंगे अब हम? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस चीज को समझते हैं एक बार। अगर मान लीजिए मैंने एक कोऑर्डिनेट बना लिया, इधर मैंने बना लिया अपना एक्स एक्सिस, डरा नहीं रहा, बस देख लो ऐसे ही। इधर बना लिया एक्स एक्सिस और इधर मैंने बना दिया अपना वाई एक्सिस, और मैंने बोला ये है मेरा ओरिजिन। ये क्या है? मेरा ओरिजिन है। मैंने ऐसे बोला कि ओरिजिन से किसी r1 डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे? r1 डिस्टेंस पे मेरा कोई q1 चार्ज रखा हुआ है, और ओरिजिन से किसी r2 डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे? r2 डिस्टेंस पे मेरा क्या रखा है यहाँ पर? q2 चार्ज रखा हुआ है। अब मेरे को इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना है। तो देखिए हमें पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स हम लिखते हैं K बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। मैं ऐसा मान लेता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आएगा, ये जो डिस्टेंस वाला वेक्टर निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? हमारा निकल के आया है लेट से आर कैप वेक्टर। क्या निकल के आया हमारा? आर कैप वेक्टर निकल के आया है। ये वेक्टर लिख रहे हैं तो एक काम करते हैं, वेक्टर वाला साइन ही बना लेते हैं। आर वेक्टर निकल के आया है कोई भी। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा पोजीशन वेक्टर है Q2 के Q1 के रिस्पेक्ट में, अगर मैं Q2 को देखूं तो ये मेरा क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और इसी डायरेक्शन में Q1 क्या लगाएगा? Q2 पे फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो मान लीजिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरीके से। जब मैं फोर्स लिखूंगा तो यहां पर साथ में एक पोजीशन वेक्टर भी आएगा। अगर मेरे को सिर्फ डायरेक्शन दिखानी है तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? आर कैप लिख दूंगा। आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। वो किस लिए काम आता है? सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। अगर मेरे को आर कैप को रिप्लेस करके कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना है एग्जैक्टली, क्योंकि यहां भी वेक्टर है, मेरे को यहां भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां देखिए कोई भी वेक्टर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है? उसकी डायरेक्शन। अगर यहां से मैं आर कैप की वैल्यू निकालूं, आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। तो आर कैप की वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो ये जो फोर्स निकल के आएगा वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो क्या निकल के आएगा? K Q1 Q2। आर कैप की जगह क्या रखूंगा? यहाँ पर आर वेक्टर रख दूंगा, पोजीशन वेक्टर। नीचे आर का स्क्वायर वैसे ही था, एक और आर आएगा तो क्या बन जाएगा? आर का क्यूब बन जाएगा। ये क्या निकल के आ गया हमारा? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या निकल के आ गया हमारा? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है 1 के रिस्पेक्ट में 2 है, उसी डायरेक्शन में 1 2 पर फोर्स लगा रहा है, यानी कि पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी देख लिया, और उसका मैग्नीट्यूड तो सबको पता ही है कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर होता है। आप जल्दी से नोट करिए। देन हम बढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे। डन?
चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हो गया सबका नोट? बाकी जिसका नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। क्या होता है वो? हमारा मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। सर मीडियम डिपेंडेंट मतलब? बताता हूं, रुको, लिखो पहले। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। क्या होता है हमारा? मीडियम डिपेंडेंट होता है, यानी कि मीडियम पर डिपेंड करेगा। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं एयर में। एयर में रखा है एक चार्ज, दूसरा चार्ज भी एयर में रखा है, इनके बीच में मैंने फोर्स निकाला। मान लीजिए कोई एफ फोर्स आया। अब मैंने दोनों चार्जेस को सेम ही डिस्टेंस पे रखा, बट मैंने पानी में डिबो दिया, यानी कि मीडियम चेंज कर दिया, किसी और मीडियम में डाल दिया। तो अब जो इनका फोर्स है ना, वो उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि फोर्स मेरा एफ के बराबर नहीं आएगा, कुछ एफ डैश के बराबर आएगा, यानी कि फोर्स मेरा चेंज हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर आपने रखा Q2 चार्ज। मैंने ऐसे मान लिया अभी जो रखे हैं दोनों चार्ज, वो कहाँ पर रखे हैं? एयर में रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं? एयर में रखे हैं। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया मैंने? कुछ आर डिस्टेंस मान लिया। कितना डिस्टेंस मान लिया? आर डिस्टेंस मान लिया। जब ये एयर में रखे हैं, यहाँ पर लिख दूं एयर, या ठीक है दिख रहा है, चलो। एयर में जब रखे होंगे तो इसके बीच का फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू में के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एयर का, के Q1 Q2 अपॉन में आर डिस्टेंस है तो आर का स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर यहाँ पर मैं के को थोड़ा खोल के लिखूं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं? F बराबर, के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, के बराबर Q1 Q2, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आर का स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ का है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कौन से मीडियम की है? अभी एयर की है, क्योंकि हम एयर में फोर्स निकाल रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, ये बोल सकते हैं हम। परमिटिविटी कहाँ की है? ये वैक्यूम की है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो मेरा ये फोर्स आ गया मेरा निकल कर। मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। क्या बोल दिया मैंने इसको? इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेटअप को कहां पर डिबा दूंगा? पानी के अंदर डिबा दूंगा। कहां पर डिबो दूंगा? पानी के अंदर डिबो दूंगा। तो यहां पर देखना, जैसे ही मैंने दोनों चार्जेस को कहां पर डिबो दिया? पानी के अंदर डिबो दिया। मान लीजिए यहाँ पर है वाटर बहुत सारा, ये Q1 चार्ज रहा मेरा, ठीक है, और ये मेरा कौन सा चार्ज रहा? Q2 चार्ज रहा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस है। और मैंने मीडियम चेंज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? मीडियम चेंज कर दिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ ना कुछ मीडियम है। तो यहां पर जो परमिटिविटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? ई नॉट की जगह ई एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ई नॉट की जगह ई एम आ जाएगा। ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वाटर की जगह कुछ भी मीडियम ले लो, वाटर मतलब स्पेसिफिक, कुछ भी मीडियम आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? अब जो परमिटिविटी लेंगे हम कौन सी लेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेंगे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का फोर्स लिखूं सेकंड वाले केस में, ठीक है, ये है हमारा केस 1 एयर के अंदर, ये है हमारा मीडियम के अंदर। तो इस वाले केस में अगर मैं फोर्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? F बराबर Q1 Q2, और अब की बार K की वैल्यू क्या लिखूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन m लिखूंगा, और यहाँ क्या कर दूंगा? R का स्क्वायर कर दूंगा। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली। अब देखिए, अब हमें ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमें रिलेशन पढ़ना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बीच में और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के बीच में। तो जल्दी से ना आप इस चीज को नोट करिए, देन हम आगे पढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। डन? चलिए करते हैं आगे। तो यहां पर देखना, अभी हमने दो तरीके की परमिटिविटी देखी। एक देखी परमिटिविटी ऑफ एयर और एक देखी हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसके बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो हमें बताती है रिलेटिव परमिटिविटी। कौन बताती है हमें? रिलेटिव परमिटिविटी।
यहाँ पर देखना, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ? अब देखिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, कापा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कापा टाइप में बोलते हैं। इस तरीके से थोड़ा घुमा के बनाते हैं ना, उसको कापा बोलते हैं। ये इसका सिंबल होता है। या फिर इसका सिंबल को आप ये भी लिख सकते हो, जैसे फ्री स्पेस के वैक्यूम की परमिटिविटी को ई नॉट लिखा, मीडियम की परमिटिविटी को ई एम लिखा, ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी को लिख देंगे ई आर। क्या लिख देंगे? ई आर लिख देंगे। एक्चुअली ये ना, ये रेशो होता है। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी रेशो है किसका? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर हम लिखेंगे ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ऊपर भी परमिटिविटी, नीचे ही परमिटिविटी। मेरे को ये बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी हमारी परमिटिविटी है, नीचे ही परमिटिविटी है। तो ये जो क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होती है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ना देखो पता होनी चाहिए। अगर आप पेपर में लिख कर आओगे ना, यही चीजें आपको ना अलग बनाएंगे बाकी लोगों से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हमारे रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा ई एम है वो किसके बराबर आ जाएगा? ई नॉट इंटू कापा के बराबर। किसके आ जाएगा? ई नॉट इंटू कापा के बराबर, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ई एम की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एम, सेकेंड इक्वेशन लिखी थी ना हमने पीछे, उस वाली इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एम इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इस तरीके से नहीं लिखा था हमने, इस तरीके से लिखा था, इन सेकेंड इक्वेशन। जब मैं सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी सेकेंड इक्वेशन बनकर आएगी एफ बराबर Q1 Q2। ठीक है, F बराबर Q1 Q2। अच्छा, ये जो फोर्स था ये किस में निकल के आया था हमारा? ये पहली बात तो हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? नेट फोर्स निकाल रहे हैं। और कहां पर निकाल रहे थे? मीडियम में निकाल रहे थे। इस फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? Q1 Q2 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, एप्सिलॉन m की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनटू कापा लिख सकते हैं। और यहां डिस्टेंस का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। लेट्स सपोज दिस वन विल बी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो देखो अब क्या करेंगे ना, हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन में फोर्स था ना, आप उसको ये लिख लेना। ये जो फर्स्ट इक्वेशन वाला फोर्स था वो था हमारा एयर के अंदर। और कैसा फोर्स था हमारा? नेट फोर्स था। कैसा फोर्स था हमारा? नेट फोर्स था। क्योंकि देखो फोर्स डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, बट नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर डिपेंड करता है मीडियम पे। तो यहाँ पर हम कौन सा फोर्स लिखेंगे? नेट फोर्स लिखेंगे। तो एक बार आपने ये नोट कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाकी लोग। हम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और रिलेशन निकालेंगे दोनों के बीच में। डन? चलिए, अब देखना यहां पर हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी। हमारी थर्ड इक्वेशन थी कि हमारा जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है मीडियम के अंदर, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? Q1 Q2, और नीचे क्या निकल के आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कापा टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे हम दूसरे वाले हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि क्या था? नेट फोर्स हमारा एयर के अंदर निकल के आ रहा था। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? सामने रख सकता हूं ना वैल्यू। क्या निकल के आई थी? Q1 Q2, और ऊपर क्या निकल के आएगा हमारा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर स्क्वायर भी आएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, एंड Q1 Q2 से Q1 Q2 हमारा कट गया। तो हमारा रिलेशन ये निकल के आता है कि अगर हमें नेट फोर्स निकालना है किसी भी मीडियम में, मतलब किसी भी चार्ज पर अगर नेट फोर्स निकालना है किसी मीडियम में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हम क्या निकाल लेंगे? एयर में नेट फोर्स निकाल लेंगे किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में। आप एयर में रख के दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल लो। उसके बाद क्या करो? उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है? किसी मीडियम की होती है।
ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डैश एंड डैश है, तो आप सीधा उसकी वैल्यू रख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, हमारे नेट फोर्स से, जो कि एयर में निकल के आया था दो चार्जेस के बीच में। तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स निकल जाएगा किसी भी मीडियम में बिटवीन टू चार्जेस। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो कूलम्स लॉ के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आप जल्दी से इस चीज को नोट करो। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स में। तो अब आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम धीमे धीमे करके पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए, आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ। इस बार मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम बच सके। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बार ट्राई करिए। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। ये पहला केस है, इसको ना एक बार लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर देखिएगा जो गिवन चीज है वो क्या बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q2। ये हो गया हमारा Q1 और Q2। ये दोनों सेपरेट हो रखे हैं बाय अ डिस्टेंस d। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है हमें, d दे रखा है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 9 न्यूटन। देखो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में d का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 9 न्यूटन दे रखी है। लेट्स से दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखना इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3d, यानी कि अगर डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ जाए, द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी, फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। सिंपल सी बात है, वैसे तो इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है, अगर डिस्टेंस हमारा 3 टाइम बढ़ेगा तो फोर्स हमारा 9 टाइम कम होगा। अभी 9 न्यूटन है, घट के 1 न्यूटन आ जाएगा। बट न्यूमेरिकली कैसे करेंगे वो देखना। देखना यहाँ पर, मैं यहाँ पर एफ डैश फोर्स लिखने वाला हूँ। एफ डैश मतलब नया वाला फोर्स। जब मैं डिस्टेंस को 3D करूंगा उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, के Q1 Q2, मतलब इसी डिस्टेंस को बढ़ाकर क्या कर दिया है, और ज्यादा बड़ा कर दिया, 3D कर दिया है। तो अब d की जगह क्या लिखेंगे आप, 3D लिखना स्टार्ट करेंगे और 3D का स्क्वायर करेंगे। जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी के Q1 Q2 अपॉन में 9d का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से ना डिवाइड कर दो, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो, मजदूरी करनी है तो बेसिकली सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, एफ डैश विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 और नीचे क्या आ रहा है, 9 टाइम्स ऑफ d का स्क्वायर आ रहा है। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, f इक्वल्स टू में Q1 Q2 और ऊपर f इक्वल्स टू में k भी आएगा यहाँ पर, k Q1 Q2 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा d का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया d का स्क्वायर। देखो k Q1 Q2 से k Q1 Q2 कट जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारा जो नया वाला फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स का 9 टाइम्स कम होगा। और पुराना वाला फोर्स f की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 we can say that f dash will be equals to 9 upon में 9 equals to 1 न्यूटन। किसके बराबर होगा हमारा फोर्स, 1 न्यूटन के बराबर होगा। जल्दी से नोट करिए इस चीज को। डन। तो देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा बोर्ड पे। इस सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए एक बार, और एक बार वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का एक बार ट्राई कीजिए। डन। चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 exert a force F on each other when kept at a certain distance apart। तो इस चीज को लिख लेते हैं ना एक बार साथ साथ, जो ये बोलता जा रहा है ना इसको साथ साथ लिख रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है, लेट से Q1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रखा है अपना Q2 रखा है। सम डिस्टेंस अपार्ट, लेट से d डिस्टेंस, ये दोनों दूर रखे और F फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन में d का स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या बोला, इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ,
दोनों पार्टिकल पे चार्ज क्या कर दिया, आधा कर दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज डबल्ड, डिस्टेंस बढ़ा दिया और चार्ज को आधा कर दिया, तो हमारा जो नया फोर्स निकल के आएगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो लेट अज्यूम जो हमारा नया फोर्स है ना उसको एफ डैश मान लेते हैं। एफ डैश क्या है हमारा, न्यू फोर्स है बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो एफ डैश की वैल्यू लिखते हैं, के तो देखो के ही रहेगा, कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा दोनों के लिए। Q1 और Q2 दोनों आधे हो चुके हैं, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 डैश, यहाँ लिखेंगे Q2 डैश, और यहाँ लिखेंगे हम D डैश का स्क्वायर। तो हमारे देखो एफ डैश की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, के को आपने के लिखा, Q1 डैश किसके बराबर है, Q1 अपॉन में 2 के बराबर है, 2 को मैंने नीचे लिख दिया। फिर Q2 डैश किसके बराबर है, Q2 अपॉन में 2 के बराबर है, नीचे 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी डैश की जगह क्या रखना है, हमें डिस्टेंस को क्या करना था, डबल करना था, यानी कि डी डैश 2d के बराबर है। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2d के होल स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2d के होल स्क्वायर से। तो यहां से देखो साफ पता लग रहा है, यहां से 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारी जो एफ डैश की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी के Q1 Q2 अपॉन में 16 टाइम्स ऑफ डी का स्क्वायर। मान लीजिए ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर हमें एफ डैश की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, एफ डैश इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन में 16 टाइम्स ऑफ डी का स्क्वायर। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू में के Q1 Q2 और ऊपर क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर आ जाएगा। के Q1 Q2 से के Q1 Q2 कट जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा। तो जो हमारा नया वाला फोर्स निकल के आ रहा है एफ डैश, वो क्या आ रहा है, पुराने वाले फोर्स के 16 टाइम आ रहा है, यानी कि एफ बाय 16 के बराबर आ रहा है। जल्दी से नोट डाउन करो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा, जल्दी करिए। डन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज 16 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। कुछ दूरी पे रखा है एक 16 माइक्रोकूलम को और एक 8 माइक्रोकूलम चार्ज को, तो इनके बीच का फोर्स है F। इनको टच करा, दे आर टच्ड एंड सेपरेटेड अपार्ट एट सेम डिस्टेंस, यानी कि टच करके दोनों को मतलब कंडक्शन करवाया और दोनों को अलग कर दिया, दोबारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, दोनों को अलग कर दिया सेम डिस्टेंस पे। तो दूसरा फोर्स निकालना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं इसका, हो गया होगा वैसे तो सबका, बस एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर है 16 माइक्रोकूलम, इस वाले स्फीयर पे कितना है, -8 माइक्रोकूलम। जैसे ही मैंने इन दोनों को टच करवाया तो इनका क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डाल सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग मेंटोरा क्लासेस, वो लेक्चर आ जाएगा, वो 1 घंटे का लेक्चर है, बल्कि बड़ा लेक्चर है और ज्यादा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो नेट चार्ज निकालेंगे बॉडी पर पहले। दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, जो भी नेट चार्ज आएगा दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 16 और -8 कितना हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलम हो जाएगा। जब मैं इनको सेपरेट करूंगा, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बराबर बराबर चार्ज लेके जाएंगे। एक स्फीयर हमारा ये रहा, एक स्फीयर हमारा ये रहा, ठीक है। इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम, और इस पे कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। नेट चार्ज 8 आया था ना, दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। अब हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। मान लीजिए इनिशियल जो फोर्स निकल के आ रहा था, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने d मान लिया, सम डिस्टेंस d। तो इसका जो इनिशियल फोर्स निकल के आएगा उसको मैंने बोला k इंटू 16 माइक्रोकूलम, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 माइक्रोकूलम से, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो फोर्स मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसको लेट से मान लो इक्वेशन 1। क्या मान लिया हमने, इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें सेम ही रखना है। अगर मैं इनके बीच में अब फोर्स निकालो तो फोर्स कितना निकल के आएगा, एफ डैश विल बी इक्वल्स टू में के इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन में डी का
स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर हमें एफ डैश की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन कर दो। तो सेकंड इक्वेशन आप देखिए एफ डैश बराबर क्या है, मैं सीधा काट रहा हूं, आप करना सॉल्व इस चीज को। देखो के से के कटेगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटेगा, बाकी सारी चीजें मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। एफ डैश इक्वल्स टू में ऊपर बचेगा 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पर ही बचेगा 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पर नीचे आएगा एफ इक्वल्स टू में बाकी सारी चीजें तो कटी गई हैं, यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 16 माइक्रोकुलम इंटू 8 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम कट जाएगा दोनों। अब देखो 4 4 जा 16 और ये 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें रिलेशन पता लग गया कि जो हमारा नया वाला फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स के 8 टाइम्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? जल्दी से नोट करो ये। डन। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा बोर्ड पे, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसको जल्दी से सॉल्व करिए। डन, करें सॉल्व। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू चार्ज ऑन टू स्फीयर इज 8 कूलम एंड माइनस 4 कूलम रिस्पेक्टिवली, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ। तो पहले इसको ही बना लेते हैं। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है ये वाला और एक स्फीयर है हमारे पास ये वाला। छी स्फीयर तो बनाओ सर। ठीक है, एक स्फीयर पे चार्ज है हमारा 8 कूलम, दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज है हमारा -4 कूलम। लेट से इनके बीच का डिस्टेंस कुछ d है, नहीं दे रखा तो मैंने मान लिया अपनी तरफ से। इनके बीच में F फोर्स लग रहा है, तो इस F फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इक्वल्स टू में K। पहला चार्ज कितना है हमारा 8 कूलम, 8 कूलम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 कूलम से, और डिस्टेंस लेट से d माना था तो d का स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या बोला है, दोनों स्फीयर को हमने -4 कूलम चार्ज दे दिया तो नया फोर्स क्या होगा। ये तो इनिशियल कंडीशन थी, ये जो हमारी कंडीशन निकल के आई कैसी कंडीशन थी हमारी, इनिशियल कंडीशन थी। अब देखना फाइनली होगा क्या। ठीक है, मान लो यहाँ हमारा यही वाला स्फीयर है और यहाँ पर ये मैंने दूसरा वाला स्फीयर बना दिया। जब 8 कूलम को -4 कूलम दोगे तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 कूलम बचेगा भाई। 8 में से 4 हटाओगे कितना बचा, 4 बचा। और -4 कूलम को -4 दोगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -8 कूलम हो जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस तो अपन ने सेम ही रखना है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। अब इसके नए वाले फोर्स को लिखते हैं, लेट से एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, के। पहला चार्ज कितना हो गया 8 कूलम, दूसरा कितना हो गया, सॉरी पहला 4 कूलम दूसरा 8 कूलम, और डिस्टेंस तो डी ही है, डी का स्क्वायर करेंगे। लेट से दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर हमें वैल्यू निकालनी है एफ डैश की और एफ की, मतलब रिलेशन निकालना है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो कंडीशन है फाइनल कंडीशन है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इनिशियल भी तो इधर ही लिख दिया, ये फाइनल कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जब मैं डिवाइड करूंगा देखो सब तो कट रहा है, यहाँ पर भी 8 और 4 है, बस माइनस का तो फर्क है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं दोनों का सेम ही आएगा, k भी कट गया, 8 भी कट गया, 4 भी कट गया, d का स्क्वायर भी कट गया। तो यहां से हमें रिलेशन मिलता है कि जो मेरा f डैश है वो किसके बराबर आ जाएगा, f के बराबर आ जाएगा। यानी कि -4 कूलम चार्ज देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, किस पे, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे। नोट डाउन करो जल्दी से ये क्वेश्चन। डन। अब आप लोग देखना क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ना आसान है बट थोड़ा घुमा रखा है, कुछ नहीं करा है इसमें। इसने बोला मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो बिटवीन टू चार्ज प्लेस एट 1 सेंटीमीटर। तो अगर मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है और उसके डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, मान लो यहाँ पर कोई Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई Q2 चार्ज रखा है, इसके डिस्टेंस को हमें 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया और हमें क्या निकालना है, मिनिमम फोर्स निकालना है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस उसने फिक्स कर दिया, K की वैल्यू फिक्स रहती है। अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो हमारे चार्ज के प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। और चार्ज का प्रोडक्ट मिनिमम तभी होगा जब हम चार्ज को मिनिमम लेंगे। और मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, मैंने बताया था शुरू में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है हमारा E के बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे F इक्वल्स टू में K, एक चार्ज भी E हो जाएगा दूसरा भी E हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन में 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें इतने का स्क्वायर करना है। तो मैं देखो मेरी फोर्स की वैल्यू भी निकल के आएगी, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे दो चार्ज है तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -19, और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर -4। तो आप इसको इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डन। तो देखिए 6 क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, जल्दी करिए। डन। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन को, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट एक्सर्ट्स अ रिपल्सिव फोर्स F ऑन ईच अदर, फुल स्टॉप, अ सिमिलर अनचार्ज स्फीयर। चलो यहीं तक देखते हैं पहले, क्या बोला कि दो इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर रखे हैं केप्ट एट सम डिस्टेंस, जो कि एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं F, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे। मान लीजिए एक स्फीयर है मेरे पास ये ए स्फीयर, और एक स्फीयर है मेरे पास बी स्फीयर, दोनों आइडेंटिकल है, इस पे जितना चार्ज होगा आइडेंटिकल चार्ज भी है दोनों पे। लेट से इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी कितना चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये रखे हैं किसी डी डिस्टेंस पे, तो इसके बीच का जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर। लेट से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा पहला केस, यहां तक का हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं नीचे वाले के बारे में लिखता हूं, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, वीडियो पीछे करके आप एक बार उसको लिख सकते हो जिसने नहीं लिखा है, बाकी समझने पे ध्यान दो अभी। बाद में क्या बोला, सिमिलर अनचार्ज स्फीयर आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू स्फीयर। तो एक्चुअली करा क्या, हमारे पास मान लो एक स्फीयर था, ये क्यू चार्ज था, एक अनचार्ज स्फीयर लेकर आए जो कि आइडेंटिकल है, और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, आइडेंटिकल है तो इस पे कितना आ जाएगा Q/2, और इस पे भी कितना आ जाएगा Q/2, इस तरीके से रख सकते हैं। तो अगर हमें इस पे फाइनल फोर्स निकालना है तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिखते रहना साथ साथ। यहां पर देखिए जो भी हमारा तीसरा वाला स्फीयर था अनचार्ज स्फीयर, उसको क्या रखना है, जो इनिशियल दो स्फीयर थे ना उसके मिड पॉइंट पे रखना है। तो कैसे रखेंगे, मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है, इससे मैंने टच कराया था, इसका चार्ज कितना हो गया Q/2 हो गया, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस था, तो अब D/2 पे एक नया स्फीयर रखना है जो कि मैं लाया था ना न्यूट्रल वाला, जिसको मैंने चार्ज कराया बाय कंडक्शन, इस पे भी चार्ज कितना आ गया होगा अब Q/2, प्लस का ही होगा सब पे चार्ज, कंडक्शन से लाइक चार्जेस डेवलप होते हैं। जिसने भी नहीं पढ़ा है कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन के बारे में, वो डाल सकते हैं अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग मेंटोरा क्लासेस, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा डिटेल वाला, और इसका चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही से टच करा है। हमें इस वाले स्फीयर पे नेट वो निकालना है, फोर्स निकालना है। तो ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ए स्फीयर था, मानना क्या है, ये तो था ही ए, हमने शुरू में मान लिया था, ये हमारा बी स्फीयर। तो देखिए ठीक है, इसको सी स्फीयर मान लेते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से लेट करा है मैंने सी स्फीयर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा फोर्स ऑन सी स्फीयर ड्यू टू ए स्फीयर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊं, फोर्स ऑन सी स्फीयर ड्यू टू ए स्फीयर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के, इसका चार्ज कितना है Q/2, तो इसको लिखूंगा Q/2, इस वाले का चार्ज कितना है Q/2, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है D/2, D/2 का स्क्वायर करूंगा तो देखो D का स्क्वायर इधर आ गया और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ मेरा 4 आ गया। देखो 2 2 जा 4 और ऊपर भी 4, तो 4 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, तो मेरा जो फोर्स निकल के आएगा आगे की तरफ सी स्फीयर पे ड्यू टू ए, वो कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन में डी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इस वाले फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू का स्क्वायर आएगा, सॉरी के क्यू का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे बी स्फीयर की वजह से सी पे फोर्स, जो कि इस तरफ लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना भाई, तो फोर्स ऑन सी स्फीयर ड्यू टू बी स्फीयर, यहां पर निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, फोर्स ऑन सी स्फीयर ड्यू टू बी स्फीयर, के रखेंगे, इसका चार्ज कितना है Q है, इसका चार्ज कितना है Q/2 है, तो उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस D/2 है, D का स्क्वायर और ऊपर क्या जाएगा 4 जाएगा, इस 2 से 4 कटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2, तो जो फोर्स निकल के आएगा सी स्फीयर पे ड्यू टू बी स्फीयर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर
अपॉन में डी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है सी पर, तो यहां पर निकाल लेते हैं नेट फोर्स। अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना है, देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एग्जैक्टली, तो हम माइनस कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो नेट फोर्स किस पे निकालना है, ऑन सी पे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा कौन सा है, ये वाला मेरे को ज्यादा नजर आ रहा है, फोर्स ऑन सी बी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, वो आ रहा है डी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फोर्स ऑफ सी बी मतलब फोर्स ऑन सी स्फीयर ड्यू टू बी, उसमें से माइनस कर दूंगा फोर्स ऑन सी स्फीयर ड्यू टू ए। तो देखना है यहाँ पर 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर में से माइनस करूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर निकल के आ जाएगी। और इनिशियल हमने फर्स्ट इक्वेशन में लेट करा था कि के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एफ के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा जो नेट फोर्स निकल के आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारे एफ के बराबर आ जाएगी, जो कि इनिशियली हमें गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अरे बुझे नहीं बुझे, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एक बार खुद सॉल्व करके देखना तो आसानी से आ जाएगा, नोट करो जल्दी से। डन। तो देखिए आपको आज का क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो का, तो आप वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। डन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 42 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन एयर, कीपिंग डिस्टेंस सेम, दे आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू 7, देन फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ये तो हमने आज ही पढ़ा है रिलेशन। देखो हमसे क्या बोल रहा है कि मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और Q2, इनको हमने कहां पर रखा, एयर में रखा। ठीक है, मान लीजिए कुछ डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो इन दोनों का जो फोर्स निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42 न्यूटन निकल के आ रहा है एयर के अंदर, जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है। और हमसे क्या बोला कि इन दोनों चार्जेस को मैंने कहां पर डिबो दिया, पानी में डिबो दिया, यानी कि Q1 अभी भी यही है और Q2 अभी भी यही है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। बट यहाँ पर क्या आ गया, हवा की जगह वाटर आ गया, इधर एयर थी, इधर क्या आ गया, हमारा वाटर आ गया। तो हमें क्या बताना है, मीडियम में नेट फोर्स कितना होगा, वो चीज कैलकुलेट करनी है हमें, मीडियम में नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो इसका रिलेशन हमने आज ही पढ़ा था, किसी भी मीडियम में नेट फोर्स किसके बराबर होता है, उसके एयर में नेट फोर्स को जब हम डिवाइड कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो हमारा क्या निकल जाता है, किसी मीडियम में नेट फोर्स निकल जाता है। एयर में नेट फोर्स हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 42 न्यूटन दे रखा है, और कापा की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहां से हमें साफ साफ पता लग रहा है नेट फोर्स की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 6 न्यूटन। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो हमने 7 क्वेश्चन करे हैं, हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैं ये होप कर रहा हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे समझ, और कुलम्स लॉ का आपको अच्छे से फील आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुलम्स लॉ के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छे लेवल के थे बट हम और ज्यादा अच्छे लेवल पे जाएंगे और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगली वीडियो में अगर हो सका तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।